नमस्कार साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको मासा बताया था और आज मासा से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो उस जो है कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। कल मैंने आपको बताया था अपवर्तक के बारे में। अपवर्तक यानी गुणनखंड, अपवर्तक को गुणनखंड भी बोलते हैं, उसके बारे में बताया था। और गुणनखंड ये होता है कि कोई भी संख्या हमें दी हो उसमें किस किस से भाग जा रहा है। जैसे मैंने बताया था 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड। तो 6 के गुणनखंड देखो, 6 में कितने से भाग जा रहा है? 1 से जा रहा, 2 से जा रहा, 3 से जा रहा और 6 से जा रहा है। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई है? 4। यानी इसमें 4 संख्याओं से भाग जा रहा है, तो इसके गुणनखंडों की संख्या हो गई है मेरे प्यारे बच्चों 4। ठीक, अब हमें देखना होता है, मैंने आपको भाग विधि से मासा बताया था। भाग विधि से मासा, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको भाजक का पता होना चाहिए, भाज्य का पता होना चाहिए, भागफल का पता होना चाहिए और शेषफल का। देखिए आज इसमें से मैं आपको एक छोटा सा 9, 25 और 27, 9, 25 और 27 सॉरी 37 ले लो, का मासा ज्ञात करना है। मासा ज्ञात करना है। तो इसमें हमें दिखना है कि सबसे बड़ी संख्या को छोड़ देना है। तो इसमें सबसे बड़ी क्या है? 37। 9 और 35 का मासा ज्ञात करेंगे। तो 9 और 25 सॉरी 9 और 25 का हमने किया, 9 दूनी 18, घटाया कितना बचा? 15 में से 8 गए 7 बचे। अब इतना शेषफल बचा ना, यहाँ से ये जीरो हो जाएगा घटाने पर। तो 7 ही क्या बन जाएगा? नया भाजक, नया भाजक बन गया। और जो पहले वाला जो भाजक था, जो देखो पहला था जी, पहला भाजक, ठीक, जो पहला भाजक था, अब पहला वाला भाजक नया भाज्य बन जाएगा, यानी यहाँ इसमें। और जो शेषफल था जी नया भाजक हो जाता है, ये आप जानते हैं, नया भाजक। इस शेषफल जो है नया भाजक, इसका भाग हमने दिया 7 एकम 7, कितना बचा? 2। अब 2 क्या बन जाएगा? नया भाजक। फिर से जो शेषफल होता है वो नया भाजक बन जाता है। हमने आपको बताया था कि जो शेषफल होता है वो नया भाजक बन जाता है। तो अब 2 का भाग देखो, इसमें पुराने वाले जो इस भाजक में देंगे, ठीक है, तो 7 में देंगे तो 2 तिहाई 6, घटा देंगे कितना बचा? 1। अब देखो ये शेषफल है तो ये फिर क्या हो जाएगा? नया भाजक बन जाएगा। और नया भाजक का पहले वाले भाजक में भाग देंगे, तो पहला भाजक कितना था? 2, तो 1 दूनी 2। अब देखो ये शेषफल 0 0 हो गया, यानी यहाँ ये हमारा कितना हो गया? शेषफल 0 0 हो गया। तो यानी अब ये हमारा अंतिम भाजक है ना? अंतिम भाजक, अंतिम भाजक यानी आखिरी भाजक। तो आखिरी भाजक कितना है? 1। और यहाँ शेषफल हो गया 0 0, इसका मतलब है हमारा दी एंड हो गया, तो मासा हो गया 1। तो ये हमारा मासा हो गया 1। अब लेते हैं एक चीज ध्यान रखना, अभी हमारा 37 बचा है। तो जो यहाँ अंतिम भाजक है और जो बची हुई संख्या है उसमें हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो ठीक है, 1 का भाग हम कितने में दे देंगे? 37 में। तो देखो ऐसे करेंगे, 1 दिया मतलब 1 37, 1 को 37 बार दे देंगे सीधा। तो 1 37 मतलब 1 का भाग कितनी भी संख्या में देखो जो की त्यों आ जाती है। तो देखो अब यहाँ से इस पर 0 बचा, तो ये अंतिम भाजक क्या होता है? हमारा मासा। तो ये हमारा मासा जो है, सॉरी मासा आ गया 1। ठीक, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और कल मैंने एक चीज और बच्चों आपसे चर्चा की थी, क्रमागत, क्रमागत संख्या। ये ध्यान से रखना, जो क्रम से है, क्रमागत माने क्रम से। जैसे 3 4 6 7 11 12 14 15, ये सब क्रमागत हैं। ठीक, तो देखो यहाँ हमें ये देखना है कि 2 क्रमागत, ये ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 2 क्रमागत संख्याओं का मासा, ध्यान रखना, 2 क्रमागत संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। 2 क्रमागत मानी क्रम से संख्या दी है तो उनका मासा हमेशा 1 होगा। देखो करके देखते हैं, जैसे 3 और 4, 3 और 4 का मासा, तो मासा 3 और 4 कैसी दोनों संख्या? क्रम से है ना, 3 के बाद 4 आरोही क्रम में है, क्रमागत है। तो 3 का भाग 4 में देंगे तो 3 एकम 3, कितना बचा? 1। अब जो शेषफल क्या बन जाता है? नया भाजक। और नया भाजक को पहले वाले भाजक में भाग दे दिया जाता है। तो पहले वाला भाजक कितना है? 3, तो 1 दिया 3 0। तो ये हमारा क्या हो गया? मासा। तो देखो बच्चों, 2 क्रमागत संख्याओं का मासा कितना हो गया? 1। एक दूसरी संख्या देख लो, मान लो जैसे आपने ले ली 11 और 12, तो 11 12 का हमें निकालना है मासा। तो देखो 11 का भाग दो 12 में, 11 एकम
11 कितना बचा 1, ये बन जाएगा नया भाजक को पहले वाले भाजक से भाग दे देंगे 11 से, 1 11 11 यानी 1 का भाग मतलब किसी में देंगे जो भी तुम्हें, तो ये हमारा मासा 1 हो गया। तो कहने का मतलब है कोई भी दो क्रमागत संख्याएं हैं, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो उससे मतलब नहीं है, मासा एक ही आएगा। घबराना मत। मान लो जैसे उन्होंने पूछ दिया कि 167 और 168 का मासा क्या होगा, तो वहां का मूल के कितना होगा मासा 1 होगा, क्योंकि दोनों कैसी क्रम से, दो के लिए है नियम, ध्यान रखना। दो भी क्रमागत संख्याएं हैं, दो क्रमागत संख्याओं का मासा हमारा हमेशा 1 होता है। ठीक, अब मान लो ऐसे प्रश्न कैसे आता है, ये आता है कि प्रथम 4 अभाज्य, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का मासा क्या है। प्रथम माने शुरुआत की, मैंने बताया था, और 4 कैसी अभाज्य, अभाज्य मैंने बताया था जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। ठीक है बार, तो देखो 2 प्रथम यानी शुरू की, फिर उसके बाद कौन सा है 3 5 और 7, यही तो है शुरुआत की। इसको कई तरीके से पूछेगा, हर बार नए तरीके से सवाल पूछ लेता है। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, तो बस देखो जो बड़ी संख्या छोड़ देंगे, जो 2 छोटी ले ली अपन 2 और 3, तो इन 2 और 3 का मासा ज्ञात करेंगे, 2 एकम 2 बचा 1 का भाग देंगे इस पुराने भाजक में, तो 1 दूनी 2, मासा कितना आ गया बेटा 1। अब इस 1 का भाग कितने में देंगे 5 में, क्योंकि 5 और 7 छोड़ी थी अपन ने, तो 1 का भाग 5 में देंगे, तो 1 पंचे 5, ये भी कट गया, तो मासा कितना आ गया 1। अब 1 का भाग अभी किस में देंगे, 1 का भाग अभी 7 में देंगे, क्योंकि 2 छोड़ी थी ना, तो 1 सत्ते 7, ये भी 0 0 हो गया, तो ये मासा कितना हो गया अपना 1। तो ये प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का मासा आपका कितना होगा 1 होगा। मतलब ऐसे अगर प्रश्न आता है तो हमें करके देख लेना है। ठीक है, अब प्रश्न बात उठती है, देखो जैसे मैंने अभी 3 और 4 का मासा निकाला था, ठीक, 3 और 4 का मासा कितना आया था बेटा 1 आया था, क्योंकि ये दोनों संख्याएं कैसे थी क्रम से थी। तो ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्रमागत संख्याओं का, दो क्रमागत संख्याओं का मासा 1 होता है, और वो संख्याएं या वह संख्या, देखो वो संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, कितना होता है 1, मासा 1 होता है, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ये ध्यान रखना। सह अभाज्य माने आपस में अभाज्य। देखो 3 4 है, इनका मासा कितना आया था 1। एक और उदाहरण किया था अपने, जैसे देखो 3 4 था, इनका देखो 2 3 का मासा कितना आया था 1। तो ये जो संख्याएं हैं, जिन संख्याओं का मासा कितना हो 1, जिन संख्याओं का मासा कितना हो 1, तो वो क्या कहलाएंगी सह अभाज्य, यानी आपस में अभाज्य हैं। ठीक है, जैसे 38 39, तो ये भी कैसी होगी सह अभाज्य होगी क्या नहीं, जैसे दो सह अभाज्य है, क्यों है, क्योंकि इनका मासा 1 आएगा, क्योंकि दोनों क्रम से हैं। तो दो प्रश्न एक साथ रिलेटेड हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक तो ये कि दो क्रमागत संख्याओं का मासा हमेशा होता है 1, और दो सह अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। ऐसे भी पूछ सकता है, या वो ऐसे भी पूछ सकता है कि जिन दो संख्याओं का मासा 1 होता है उन्हें क्या कहती हैं, सम संख्या कहती हैं, विषम संख्या कहती हैं, भाज्य अभाज्य या सह अभाज्य, तो सह अभाज्य, इतना ध्यान रखना है हमें। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों आज आपको ये छोटा दो चीजें क्लियर करानी थी। एक तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कहा गया ये सह अभाज्य संख्या वो होती है जिनका मासा होता है 1। और एक चीज और बतानी थी, दो क्रमागत संख्याओं का मासा 1 होता है, लासा उल्टा होता है। दो क्रमागत संख्याओं का लासा उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये चीज ध्यान रखना। इन दो में से एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है, तो
तो हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। और आपको मैंने बताया था अपवर्तक क्या होती है, गुणनखंड, जिसमें जिस संख्या से भाग चला जाए वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक, कल हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। चूंकि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है, लाइक नहीं किया है, तो उसको लाइक कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। बस 2 चीज़ें आज ध्यान रखना आप, इसलिए आज मैंने कम भी कंटेंट दिया है। ये 2 ही चीज़, सहअभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं और 2 क्रमागत संख्याओं का मासा कितना होता है। बस ये 2 प्रश्न आपको ध्यान रखना है। 2 क्रमागत संख्याओं का मासा होता है 1 और सहअभाज्य संख्याएं वे कहलाती हैं जिनका मासा होता है 1। बात एक ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।